नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और आप सभी का इस ट्राइब टीवी में स्वागत करते हैं। बंद कमरों में केस पर जिरा होती है, मुकदमों पर बात होती है, लेकिन आज हम बागीचे में बैठकर कुछ कानून की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कानूनविद, कानून को जानने वाले, यानी वकील अधिवक्ता सुभाषिस सोरेन। स्वागत है आपका ट्राइब टीवी में। सुभाषिस सोरेन जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के हाई कोर्ट में इसके मेंबर हैं, एक तरह से कह सकते हैं, इनके पैरवीकार हैं। ऐसे ही कई संगठनों में है, तो सिर्फ अधिवक्ता होना ही इनकी खासियत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यह आदिवासियों के मुकदमों पर अपनी खास सहयोग रखते हैं, उनकी मामलों पर जिरह भी करते हैं। और कई ऐसे संगठनों में कानून का या उनके जब बनाने की जब बारी आती है, यानी कई संविधाओं पर बात होती है, उन पर भी अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो स्वागत करते हैं। और यह इकलौते आदिवासी नहीं है, 2-3 आदिवासी ज़रूर हैं झारखंड हाई कोर्ट में, लेकिन सिर्फ इतने बड़े स्टेट में 2-3 आदिवासी संथाल का होना, मैं आदिवासियों की बात नहीं कर रहा, संथाल का होना, ये बताता है कि हम कानूनी पहलुओं में हमारी कितनी कमज़ोर पकड़ है। जी, ये बात सही है इसमें, क्योंकि अभी अगर देखा जाएगा हमारे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ ना बात करें, बल्कि जितने भी जिले न्यायालय हैं पूरे झारखंड में, अगर देखा जाए तो हमारा ये वर्ग आदिवासी समाज से लॉ पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी कम आते हैं। और जितने लोग आ भी रहे हैं, मान लीजिए अगर 100% पढ़ भी रहे हैं, तो मुश्किल से 20% लोग सीमित हो जाते हैं लिटिगेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी वगैरह कोई नौकरी में है, या कोई और बैंक में चले गए, या कोई लॉ ऑफिसर में चले गए। तो ये हमारे लिए, मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण बात ज़रूर है कि पूरे झारखंड में अगर लोकल ट्राइबल एडवोकेट्स अगर की कमी है, तो कुछ कस्टमरी लॉ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आना, या फिर धरातल पे चीज़ों को रखना कोर्ट के सामने, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग चूकते हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी अगर कोई दूसरा अगर अपेयर कर रहे हैं तो वो चूक सकते हैं, लेकिन हर चीज़ें कानून से जो गाइड होती है उसमें आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कस्टम्स को भी बताना पड़ता है, जो कि कस्टम लिपिबद्ध नहीं है जैसे हम लोग जानते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स के टाइम में मुझे लगता है उस समय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और अभी चर्चा अगर होगी तो उसमें कुछ केसेस हैं जिसको मैं आपके सामने बिल्कुल, हम आगे की बातचीत में दरमियान निकालेंगे। कुछ एक दो वकील हाई कोर्ट के थे जिनका नाम हम ले सकते हैं, वो रपाज किस्कू थे, इस तरह 2-3 नाम हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा कह सकते हैं स्टैब्लिश एडवोकेट हमारे सोसाइटी में बहुत कम रहे। तो मुझे लगता है कि हर किसी के वश में नहीं है कि वो कानून में यानी न्याय जस्टिस पा ले। और हम देखते रहे हैं कि जिस तरह के आंदोलन होते रहे हैं, वो एक बड़ा हिस्सा या एक बड़ा समूह हमारे आदिवासियों का वो इसलिए हमेशा आंदोलन में रहता है क्योंकि वो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें या जुडिशरी की हम बात करें। तो देखिए, इसमें मैं इस पर ये कह सकता हूँ कि भारत के आज़ाद होने से पहले जिस तरीके से संघर्ष पूरा समाज रहा एक समाज में, उस प्रकार के संघर्ष आज की तिथि में जब हमारा भारत एक अपने आप में प्रभुसत्ता वाले देश कहलाएगी, तो उस दौरान जो डेमोक्रेटिक सेटअप था और अभी का डेमोक्रेटिक सेटअप में वो एक लीगल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मद्देनज़र रखते हुए संघर्ष जारी होती है। और रही बात कोर्ट में न्याय पाने का चीज़ें, तो इंडिया में जैसा सिस्टम हमारा जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, तो वैसे स्थिति में अगर जब तक आप न्याय की गुहार कोर्ट में नहीं लगाएंगे, तो वो मामला जब तक कोर्ट में ना आए तो फिर वो कोर्ट में जजमेंट्स आने का, और कोर्ट में आपको उसकी ज़बरदस्त पैरवी भी करनी होगी, सारे पक्ष रखने होंगे। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि जब वो उनके बीच से उठ करके कोई आए। जी, ये बेशक यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए गांव क्षेत्र की जहाँ तक समस्या है, जस्टिस तो अगर शहर में है, वो तो जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में उनका भागीदारी रहता है, कोर्ट तक जाते हैं, वकील नियुक्त करते हैं, अपना केस लड़ते हैं। लेकिन अगर गाँव की बात करें तो बहुत लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, या करेक्ट एडवोकेट कहाँ है या क्या है, कैसे अपनी बातों को रख पाएंगे। कुछ भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं, मान लीजिए भाषा की दिक्कत है, तो अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इनफैक्ट अभी अगर देखा जाए झारखंड में, जैसे मान लीजिए संथाल परगना ही है, तो संथाल परगना में कोई भी गवाह अभी भी गाँव से आते हैं तो वो गवाही संथाली भाषा में ही देता है। अब ये एक समस्या ज़रूर आती है कि जब जज को रिकॉर्ड करना है विटनेस को, तो वो किस भाषा में रिकॉर्ड करेगा। तो अमूमन तौर पे तो हिंदी लिखाती है क्योंकि हिंदी भाषा चल रहा है, या इंग्लिश भी लिख सकता है जो इंग्लिश बोलेगा। लेकिन जहाँ बात आती है रीजनल लैंग्वेज में अगर कोई गवाही दे रहा है, तो वहाँ एक स्क्राइबर की फिर रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब वैसे स्थिति में कोई अभी फ़िलहाल हमारे जुडिशल सिस्टम में ऐसा सेटअप नहीं बना है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैसे ट्रांसलेटर्स लोग बैठे हों।
क्योंकि जजेस तो कोई भी ऑफिशियली ट्रांसलेटर मेरे ख्याल से शायद किसी कोर्ट में नहीं है। अभी नियुक्त नहीं है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैसे हालत में फिर कोर्ट के स्टाफ से मदद ली जाती है और बातों को रखाई जाती है और फिर उसको दर्ज की जाती है। तो वो एक सिस्टम है कि अगर मान लीजिए गांव से निकल के अगर कोई बयान करने के लिए आते हैं, देने आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो बोल नहीं पाते हैं। कोर्ट का एक सेटअप को, माहौल को देखते हुए भी कई बार चीज़ें नहीं निकल पाती। इसलिए लोकल लोगों का होना इस बात के लिए, एक वैसे लोगों का जहाँ पर जस्टिस उनको भी चाहिए, वो भी एक समाज का जो हिस्सा है, तब बात आती है कि हमारे आदिवासी समाज से भी कुछ लोग अधिवक्ता कर रहे हैं, तो एक उन तक भी जस्टिस तक हम लोग पहुंचा सकेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। इसी कारण से मैं कहता हूं कि अगर झारखंड बने हुए इतने साल हो गए, आज भी ट्राइबल एडवोकेट्स की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट में बहुत कम संख्या में, बिल्कुल मतलब झारखंड के पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत काफ़ी कम। हाँ, उनका रेशियो बहुत कम है। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी, गृह विभाग के कुछ मामलों की समीक्षा की थी और उसमें गृह एवं कारा विभाग भी शामिल था। तो मुख्यमंत्री का भी यह बयान था, हालांकि बतौर रिपोर्टर मुझे ये बात पहले से भी पता है, लेकिन सरकार इस बात को अब एडमिट कर रही है कि बड़ी संख्या में आदिवासी जेलों में बंद हैं, जिनका केस ट्रायल पर हैं या वो ज़मानत नहीं ले पा रहे हैं या कोई ज़मानतदार उनको नहीं मिल रहा है। बड़ी संख्या में अलग अलग मामले में हो सकते हैं। तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोसाइटी को या तो वो जस्टिस ले नहीं पा रहे हैं या आप उन्हें जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसको मैं, इस स्टेटमेंट को मैं 100% ये एंडोर्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हर जिला में डीएलएसए बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी, और डीएलएसए के माध्यम से उनको चिन्हित करना पड़ता है, जेल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर के डेटा देखना पड़ता है। हाँ, ये बहुत ज़रूर बात है कि अगर सिर्फ 2 अक्टूबर या 15 अगस्त के टाइम में ही अगर वैसे मामलों में अगर आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज़ की जाए, जिनका अवधि पूरा हो गया हो या फिर बेल बॉन्ड जो भर नहीं पा रहे हैं बेल होने के बावजूद भी, तो वैसे लोगों को चिन्हित की जाती है डीएलएसए के माध्यम से और उनको वैसे सहूलियत प्रदान की जाती है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर साल भर की बात करें, कई बार चीज़ें चूक हो जाती हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन डीएलएसए तक अगर नहीं पहुंच रही है तो वहाँ एक दिक्कत ज़रूर है। अगर मान लीजिए कोई अधिवक्ता पहले उनका बेल करा लिया और बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत पड़ रही है और वो उतना सक्षम नहीं है घर परिवार से, या फिर गाँव वाले अपना मुचलका लाने में देर करते हैं, तो वैसे स्थिति में 10-15 दिन भी अगर एक्स्ट्रा रह जाते तो मुझे लगता है वो भी एक गलत है। अभी हाल फिलहाल ही हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल द चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी जारी करा था कि अगर आज बेल हो, अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर करता है तो शाम तक रिलीज़ होने की प्रावधान होनी चाहिए, और वो चीज़ इंप्लीमेंट अभी फिलहाल हो भी रही है कि अगर बेल बॉन्ड वगैरह भर देते तो शाम तक रिलीज़ भी होने का पहले हो गया है। पहले का गुंजाइश एक अलग विषय था कि अगर आज बेल होता है तो वहाँ से ऑर्डर जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा, फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगे, 2-3 दिन उसी में निकल जाता है। लेकिन अभी वो सिचुएशन धीरे धीरे बदल रहा है और बदलाव मुझे लगता है जल्द से जल्द हो पाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर मरीज़ को या मरीज़ किसी व्यक्ति को अगर सही डॉक्टर की जानकारी ना दी जाए कि फला डॉक्टर से आप अपने ट्रीटमेंट करा लें, ठीक वैसे ही अगर कोई मामला कोई मुकदमों में या किसी मामलों में वो फंसा हुआ हो, कोई केसेस उनमें हो और उनको सही एडवोकेट्स की अगर नॉलेज ना दी जाए तो दोनों ही मामलों में केस ख़राब हो जाते हैं, मेडिकल के मामले में भी और जुडिशरी के मामले में भी। जी देखिए, इसमें यकीनन एक अनुभव होना अधिवक्ताओं का, इनफैक्ट डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो अनुभव होना एक किसी अधिवक्ता या डॉक्टर का एक क्वालिटी को उस मापदंड के ऊपर रखता है। अगर वैसे स्थिति में अगर देखिएगा कि गांव के परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अधिवक्ता जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, तो एक एडवोकेट्स का भी, हम लोग का एसोसिएशन का भी ग्रोथ हो रहा है बाय डे, कुछ ना कुछ प्रावधान इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो कितना उसको ट्रैक डाउन कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक ऐसा सहूलियत प्रदान राज्य सरकार द्वारा तो नहीं हुआ है कि अगर जिला न्यायालय में अगर कोई ऐसे एडवोकेट है जिनका फिनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं कि वो एससीसी ऑनलाइन रिसर्च इंजन्स वगैरह रख सके, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पारित कर रहा है उसको तुरंत वो पढ़ सके, तो वैसे स्थिति में आज की तारीख में मुझे लगता है सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है, ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को अगर अच्छा बनाना है और ईजी बनाना है तो वैसे अपडेट्स जो है हमारे जिला के एडवोकेट्स को भी मिलना चाहिए और एक सरकारी पोर्टल के माध्यम से भी आना चाहिए। और उसको अपडेट होने के लिए इनफैक्ट अभी 2015 के आसपास या 16 के आसपास में झारखंड में एडवोकेट्स ट्रेनिंग सेंटर भी जुडिशियल एकेडमी के कोलैबोरेशन में बनाया गया था। अभी कितना कारगर है तो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ट्रेनिंग ज़रूरत है। इनफैक्ट नए लोग जो आ रहे हैं उनको खासा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच उनको नहीं है। कॉलेज में जो सीखते हैं वो तो एक किताबी बातें हैं, लेकिन उसको कार्य में लाने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होना लिटिगेशन के क्षेत्र में बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आप क्लाइंट से टच नहीं बना पाइएगा, उनकी बातों को समझ नहीं पाइएगा, तो उस बात को हम कैरी फॉरवर्ड कोर्ट तक नहीं कर पाते हैं। कानून एक अलग विषय है, लेकिन हर कानून जो चलता है वो किसी तथ्य बेस्ड होता है।
अगर कोई तथ्य है उस पे कानून की एप्लीकेबिलिटी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वो तथ्य जब तक हमारे संरचना में मतलब हमारे आर्गूमेंट्स या ड्राफ्टिंग में नहीं आ पाएगी सही से, तो मुझे लगता है जजमेंट थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे होने का चांसेस बन जाता है। इसी कारण से तथ्य जानना और क्लाइंट से सारी चीज़ें पूछ लेना पहले, ये बहुत अनिवार्य है आज की तिथि में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं लेकिन जल्द लौटते हैं और उसके बाद आप देखते रहिए ट्राइब टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता, हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिस रसिक सोरेन, जिनसे हम बात कर रहे हैं कानूनी पहलू पर बात कर रहे हैं। तो कुछ मामले इनके व्यक्तिगत भी जान लेते हैं कि आखिर इनकी ज़िंदगी का ये सफ़र हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा, स्टूडेंट से लेकर के बीच बीच में ऐसे कौन कौन से पड़ाव आए, क्योंकि हमारे समाज में, संथाल समाज में अधिवक्ताओं की बेहद कमी है। और अगर कोई इस मुकाम तक पहुंचता है तो ये उनसे जानने, ये उनसे सीखने की ज़रूरत है कि आखिर कोई युवा अगर इस रास्ते पर चलना चाहता है, यानी लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, तो उनके लिए भी ये थोड़ी सी गाइडलाइन तैयार कर सके, थोड़ा इससे उन्हें मार्गदर्शन मिल सके। कैसा रहा आपका यहाँ तक का सफ़र स्टूडेंट के वक्त ही? ये सफ़र मेरा जैसा ऐसे हम लोग तो, हमारा ओरिजिन दुमका है, शिकारीपाड़ा, झुनकी गांव पड़ता है, लेकिन काफ़ी साल से रांची में बसे हुए हैं और फिर यहीं पढ़ाई लिखाई हुई हमारी रांची में ही। और उसके बाद जेवियर स्कूल से स्कूलिंग के बाद फिर गॉस्नर से +2, उसके बाद ग्रेजुएशन जेवियर कॉलेज, और तब दिल्ली तक की सफ़र होती है जो मैंने लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। और पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी हद तक, इनफैक्ट स्टूडेंट टाइम में भी काफ़ी मुद्दों पे, जैसे झारखंड में स्टूडेंट यूनियन उस समय सीनेट वगैरह नहीं बना था, तब तक भी हम लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन हम लोगों का रहा है। और तब से समाज से रूबरू, समस्याओं से हम लोग रूबरू। आपके पिताजी देवाशीष सोरेन भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। जी हाँ, उनका बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूँ हमारे माता पिता के भी हमारे जीवन में है। हमारी माता जी किशोरी रानी और देवाशीष सोरेन हमारे पिताजी, चूँकि उस समय से हम लोगों ने देखा है उनको कार्य करते हुए अपने समाज के लिए, और बहुत सारे मुद्दा, कानून कैसे संरचना कानून की बन रही होती है और झारखंड बनने के टाइम से उनका क्या क्या योगदान रहा है, तो वो सब शायद एक बचपन से जो देखने का मौका मिला, और उस पर हम लोग स्टूडेंट टाइम में अपने काम भी करने का मौका मिला, तो एक अपब्रिंगिंग उस प्रकार का भी रहा। और जब लॉ करने दिल्ली गया, उसके बाद भी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में काम भी स्टार्ट किया। 4-5 साल वहाँ रहने के बाद बाय गॉड्स ग्रेस मैं कह सकता हूँ कि मैं जुडिशरी एग्ज़ाम लिखा था। जुडिशल ऑफिसर का आपने नौकरी छोड़ दिया आपने? जी, 2 साल में सिविल जज जूनियर डिवीज़न में रहा और 2 अलग अलग पोस्टिंग पाया, लेकिन फिर ये तय किया कि मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए मुझे वापस आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनसे एक इंसिडेंट भी बता दूंगा, उस पर शायद आप ये रिलेट कर पाएंगे। तो 2 साल में नौकरी जुडिशल अफसर का रख करके त्याग करके वापस अपने हाई कोर्ट बेस्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट आना जाना अपना रहता है, लेकिन फ़िलहाल मैं लास्ट पोस्टिंग मेरी कोडरमा थी। मुझे ध्यान है कि लोक अदालत के एक बेंच में कुछ बुज़ुर्ग आए थे, काफ़ी अधेड़ थे और लुंगी पहन करके, अपनी पंची धोती पहन करके आए थे, और उसमें अपराध का धारा 33 लगा था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। तो हमने वही बेंच पे पूछा, लोक अदालत में चूँकि सोलहनीय अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस चीज़ के लिए बेंच बनाई जाती है लोक अदालत में, जैसे आप जानते होंगे। तो उसमें हम लोगों ने पूछा कि आप इस तरह से जंगल को क्यों जंगल काट करके अब रह रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं अपराध लगता है इसमें। तो उनका एक बड़ा सरल सा जवाब था, और चूँकि वो नहीं जानते कि जज कौन होता है, बहुत सुदूर एरिया से आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि बाबू हमारे पुरखा तो यही सिखाए हैं, और हमने जंगल क्यों ख़राब करना, अगर झाड़ी से थोड़ा काट के अगर रहने के लिए अगर किए तो जंगल के सहूलियत के लिए और अपने सहूलियत के लिए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि कस्टमरी जो प्रैक्टिसेस रहा है झारखंड का परिप्रेक्ष्य में बात कीजिएगा, तो वाकई में कस्टम लिपिबद्ध नहीं होने का एक औचित्य भी है कि हर पीढ़ी जब आता है तो एक कस्टम को फॉलो थोड़ा ड्रिफ्ट होता है, लेकिन वो कस्टम कहलाता है अगर बहुत सालों तक। बिल्कुल मामूली सी जो है, वक्त के साथ मामूली सी बदलाव उसमें ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमारे गांव में रहने वाले, जिनको हम अशिक्षित कहते हैं, वो कस्टम को ही लॉ समझ लेते हैं। क्या लगता है कि उस लॉ को हमारी मौजूदा जो सरकार है या कानून है या अदालतें हैं, उसको किस परिप्रेक्ष्य में, किस रिस्पेक्ट में देखती है, और वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है या फिर वो है ही नहीं? कस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए, कस्टम कानून रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि अगर आप ये ना कहें कि अगर कस्टम और अलग हो गया और कानून अलग है, एक्चुअली कानून जो बनाई जाती है और अगर इनकंसिस्टेंट अगर कुछ लगता भी है तो कस्टम ही प्रिवेल करेगा उन परिप्रेक्ष्य में जो उसको पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि कुछ इंटरप्रिटेशन समाज में निकल के आते हैं कि फलना कानून हमारे क्षेत्र में नहीं लगता,
तो एक वो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है लोगों को, और हम लोगों को क्लैरिटी देने की भी ज़रूरत है। लेकिन कस्टम को रिकॉग्नाइज भारत का संविधान खुद करता है आर्टिकल 13 से, और उसके तहत में अगर जो भी हम लोग कस्टम में पालन अगर समाज में हो रहा है तो वो पालन करने के लिए सक्षम है, उनको कोई रोकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कस्टम कुछ ऐसा ना हो जैसे हमारे पुराने समय में भारत में एक सती प्रथा आया था, तो कुछ लोगों का कस्टम कह सकते थे, लेकिन वो सती प्रथा वो कम्प्लीटली इनह्यूमन, तो इसी कारण से उसको अबॉलिश की गई, और उसमें अगर जारी रहती तो शायद अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, अभी जैसे हमारी संथाल सोसाइटी में भी ऐसा है कि कोई अगर समाज से के विपरीत, सामाजिक मान्यताओं के विपरीत अगर कार्य करता है तो उनको गांव से निकाल दिया जाता है या गांव से अलग थलग कर दिया जाता है, बिटलाह कर दिया जाता है। तो क्या कानून उस गांव के प्रधान को, मुखिया को, मांझी को अगर ऐसा करने के लिए क्या दंडित कर सकती है? नहीं, कतई नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टम का एक पार्ट है और उसमें उसको कोई बॉडीली हार्म नहीं पहुंचाई जा रही है। वो एक तरह से देखा जाए, जैसे अगर जेल जाने की जो नौबत आती है, वो जेल भी आज के टाइम में वो एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच है किसी मुदाले के लिए, जो जेल जाकर के वो रेक्टिफाई होकर निकलेगा बाहर। तो ये समाज का ही एक सेटअप है कि कस्टम को वैसे बनाया गया, ऐसा संरचना दी गई है कि आप उनको जेल तो नहीं भेज रहे, लेकिन समाज में है कि अगर किसी को बहिष्कार कर रहे हैं तो ताजीवन के लिए नहीं की जाती है। वो समाज भी समझता है कि कितना दिन के लिए करना है। अगर वो रेक्टिफाई कर लेता है अपनी चीज़ों को तो समाज में वापस जोड़ा भी जाने का प्रथा है, और हम लोगों ने काफ़ी गांव क्षेत्र में ऐसा देखा भी है। तो मुझे लगता है कस्टम में उनको दंडित करने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो कोई लीगल एक्ट नहीं है, जब तक कि वो कोई क्रिमिनल एक्ट ना करे। एकदम सही बात है। अगर उनके साथ वो मारपीट ना कर रहा हो या फिर सिंदरा ना कर दे रहा हो। हाँ, ये एक मुद्दा आता है। और जैसे अगर उदाहरण के तौर पर रखेंगे छोटानागपुर साइड की अगर हम बात करें, इनफैक्ट गुमला की तरफ भी बात करिएगा, तो बहुत बारी डाइन बोल के मार दिया जाता है, और ये बहुत बार हुआ भी है, हम लोग देखे भी हैं, जलाए भी गया है कुछ लोगों को। या इनफैक्ट इससे भी ले सकते हैं कि कुछ क्षेत्र में जंगल का लकड़ी को कहीं बेच रहा है तो गांव का था डायरेक्शन कि नहीं आप नहीं कर सकते। हालांकि वो कस्टम का पार्ट है कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ रहा है वो जंगल का अपने गांव का यूटिलिटी के लिए। हाँ, लेकिन अगर गांव से कोई अगर बदमाश निकल के अगर बेच दिया तो वो उनको रेस्ट्रेन करने तक, उनका अवरोध उत्पन्न करने तक के लिए कस्टम ठीक था, लेकिन जहाँ पर उसको जला के मार दिया गया ये एक एक्स्ट्रा हो गया, जो कि लगता है वो कानून उस जगह पे उसको, उस विक्टिम के लिए आगे आएगा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा कस्टम ये है कि हम उसको मार भी सकते हैं, तो एक ये अलग विषय है। क्योंकि इसमें 5th शेड्यूल का कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इनफैक्ट अगर आप अंडमान का लीजिएगा, अंडमान में जो जारवा ट्राइब्स के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया दे रखा है, तो वो एक पर्टिकुलर लॉ है उस क्षेत्र के लिए कि आप उस क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता। जैसे कोई अंग्रेज भी फोटो खींचने के लिए लास्ट टाइम गया था तो उसको मार दिया गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस जाकर के उसको पकड़ कर जेल डालेगा। जब वो एक कानून के संरचना में ही उसको बांध दिया गया, घेराबंदी किया कि नहीं, उनका अपना जगह आप नहीं इंटरफेयर कीजिएगा, तो बल्कि वो अंग्रेज ने शायद वो कानून तोड़ के वहाँ जाके फ़ोटो खींचने के प्रयास किए। लेकिन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिएगा तो जो भी कानून बनता है वो स्वतः इम्प्लीमेंट होता है, और 5th शेड्यूल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो गवर्नर के पास पावर होती है उसको मॉडिफाई एक्सेप्शंस वगैरह लाने की। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मौसम भी बदल गया है, बारिश भी हल्की शुरू हो गई है, तो हम अंदर चलते हैं और अंदर बैठकर इस बातचीत को और समझते हैं कि क्या हम अपने कस्टम्स को, चूँकि लगातार यहाँ के आदिवासी समुदायों में एक तरह का द्वंद्व सरकार और आदिवासी समुदाय के बीच में नज़र आता है। ये अपनी बात करते हैं, अपने कानून की वकालत करते हैं, और सरकार संविधान की बात करती है। तो संविधान का एक बड़ा आधार आदिवासी या संगठनों या समुदाय के पास भी होता है, और सरकार भी कहती है कि वो भी कानून के साथ चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिक रसिक सोरेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बाग में बाहर आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। बारिश का दिन है, बारिश आई और फिर हम वापस कमरे में आ गए, इसलिए आपको ये तस्वीर हमारे पीछे बदली हुई से नज़र आएगी। पर तस्वीर ही बदली है, हालात नहीं बदले हैं। वो मुद्दे, वो एजेंडा जिन पर हम बात कर रहे थे वो नहीं बदले हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कस्टमरी लॉ की। सुभाषित जी, हम आपसे बात कर रहे थे, मसलन कई आदिवासी समुदायों में महिलाओं को ज़मीन पर या पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं मिले हैं। इस पर भी एक लड़ाई चल रही है और कुछ जजमेंट भी आए थे पिछले दिनों। जी हाँ, देखिए इसमें मैं पहले कॉन्टेक्स्ट कर लेता हूँ इसमें कस्टमरी पार्ट की बात, फिर जो जजमेंट है उस पर अलग से चर्चा कर लूँगा। देखिए समाज से हम लोग जो अपने बचपन से और आज भी देखते आ रहे हैं, जो हर ट्राइबल सेक्टर, इवन आप संथाली लीजिए, मुंडा लीजिए, या कोई भी ट्राइब्स को उठा लीजिए,
मुझे ऐसा कोई ट्राइब नहीं दिखता जिसमें महिलाओं का भागीदारी ना हो, महिलाओं को ओप्रेस किया जा रहा हो या महिलाओं को कोई मान सम्मान ना हो। लेकिन इसको उस तरीके से समझने की ज़रूरत है जो हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। अगर शादी होती है तो महिलाएं पैट्रियार्कल सोसाइटी को पालन करने के नाते वो घर से ब्याह होकर के जाती हैं, और जिस घर पे वो जाती है उनका उस वहाँ पर उसी प्रकार से अधिकार रहता है। तो ये समाज में तो हमारा प्रथा बहुत सालों से चला ही आ रहा है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट एक नया डेवलप हो रहा है लोगों को ग्रीवांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की, जहाँ तक बात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की है, वो तो पैतृक संपत्ति जो गांव के क्षेत्र से अगर हम लोग आ रहे हैं तो वो खतियानी दर जो चल रहा है वो तो हमारे पुरखा से एक पिता वंश दर वंश चल रहा है। और ये सोसाइटी को बढ़ाने के लिए एक सेटअप मुझे लगता है पैट्रियार्कल सोसाइटी को बनाया गया है। अगर किसी को ना पालन करना होता हो तो ना करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए, झारखंड हाईकोर्ट ने जो ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें एक पेज है जो मुझे समझ में आता है आफ्टर रीडिंग द जजमेंट। जो प्रार्थी उसमें है वो लिंडा परिवार से आती हैं, और जिसके ज़मीन की वो पैतृक संपत्ति बता रही है वो लोग मिंज परिवार के हैं। तो एक बहुत बड़ा एनोमली है। और अभी जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अगर हाई कोर्ट्स में या फिर कोर्ट में अगर कोई लोकल लॉयर्स भी साथ में अगर संलिप्त हो सब काम में, अगर असिस्ट करने के लिए कोर्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल सिनेरियो को अगर करेक्ट तरह से प्रोजेक्ट अगर हो जाए तो जजमेंट्स के प्रारूप शायद कुछ बदला देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो रही बात अगर खतियान में अगर मिंज का परिवार का ज़मीन की आप क्लेमिंग कर रहे हैं, आप एंसेस्टर प्रॉपर्टी बताते हुए, तो एक लिंडा मिंज में कैसे जाएगी, यही अपने आप में एक प्रश्न का ये जगह खोलता है। बिल्कुल, यही कस्टमरी लॉ में ये बातें इसीलिए लाई गई थी कि शादियां अक्सर एक गोत्र में नहीं होती है। अगर सोरेन है तो वो सोरेन से शादी नहीं कर सकता, मुर्मू है तो मुर्मू से शादी नहीं कर सकता। लेकिन शादी करने के बाद वो एक मुर्मू जो है वो सोरेन परिवार में आ जाती है या सोरेन वाले हस्दा में चले जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में सोरेन परिवार की जो ज़मीन है वो सोरेन के बीच ही रहे, वो मुर्मू में डिवाइड ना हो जाए, वो बेसरा में डिवाइड ना हो जाए, इसलिए ये प्रथा बनाई गई है। अब बहरहाल मुझे ये समझ में आता है इस चीज़ से कि जब हम लोग कहते हैं ना कि आदिवासी समाज जो है वो लिंग्विस्टिकली फॉर्म्ड है और जोग्राफिकली लोकेटेड है, तो एक जोग्राफिकल लोकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है आज के तारीख में। अगर ट्राइबल्स की सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उस पर अगर बेटी ब्याह के अगर चली गई है तो वो एक उनका परिवार का सेटअप उधर है। अगर वो बैक ट्रैक करके इधर भी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट का मुद्दा खुलेगा और परिवार का संरचना जो इतने सालों से बना हुआ है तरीके से, एक फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, वो धराशायी होने के हमको लगता है कि एक ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ अभी हो भी रहा है, काफ़ी जगह में देखने को मिलता भी है। अगर इसमें देखा जाए पार्टीशन एक्ट की अगर हम बात करें तो पार्टीशन एक्ट में जैसे लिखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर विभाजन होने की स्थिति में नहीं है तो उसको बेच करके जो सेल प्रोसीड जाएगा उसको आपस में बांटने के प्रावधान नहीं थे उसमें। तो अब आप सोचिए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए अगर 10 कट्ठा ज़मीन अगर है और उसमें अगर 4-5 भाई बहन है मिला करके और 2 बहन अगर चली गई हैं, अगर वो भी हिस्सेदारी मांगे, तो परिवार का संरचना जिसका जोग्राफिकल लोकेशन में वो जो पुरुष अपने समाज में बेटी बिहा के जो इस घर में लाए हैं तो उनके परिवार के संरचना बिगड़ने की स्थिति पर रहेगी। तो हमारे ट्राइबल सोसाइटी में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कस्टम गलत बना है और कोई भी ट्राइब महिलाओं को ऑप्रेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। महिलाओं को अपना दर्जा समाज में दिया गया है, शायद इसी कारण से हमारा सोसाइटी इतना उभर के आ भी पाया है, क्योंकि महिला पुरुष कंधे पे कंधे बोलते मिला के चलते हैं तो समाज में तो वो चीज़ हमारा बहुत पुरखा से ही आया हुआ है, उसमें कानून में लिपिबद्ध करने की आवश्यकता कभी रही भी नहीं। ऐसे कई मामले हो सकते हैं आपके अगर नॉलेज में हो कि कितने तरह के इस तरह के मामलों की पेचीदगियाँ कोर्ट की दहलीज तक पहुँची है। एक तो अभी बताओ इस प्रॉपर्टी से अगर पहले अगर हम बात कीजिए इसमें फैमिली लॉ में, तो पहले अभी जैसे छोटा नागपुर बेल्ट की बात करें तो सरना समाज अगर है यहाँ पर, अब वो रिलीजन तो हम कह सकते हैं वादी धर्म है लेकिन रिकॉग्निशन लॉ से नहीं है, लेकिन वो सरना समाज के हैं और वो उनका कानून अपना कस्टमरी से गाइड होता है। तो उसमें एक मियाँ बीवी ने शादी हुआ उनका और फिर छूटा छूटी, यहाँ झारखंड में कहते हैं छूटा छूटी होना, लेकिन छूटा छूटी का जो प्रथा होना है वो एक अपना पुरखा लोग के साथ बैठ के जो पंचायती होता है उसमें लिखा पड़ी होती है। लेकिन इस मामले में एक अनोखा मोड़ आया कि लड़की कभी उस जगह पे बुलाने पे भी नहीं आती है और तब वो लड़का कोर्ट में जाता है और कहता है कि हमें डिवोर्स चाहिए। तब एक न्यायालय में बड़ा पेचीदगी आया, इस चीज़ का पेचीदा समय आया कि कोर्ट ने कहा कि ऐसा आपके लिए तो कोई कानून है नहीं, हम किसको इम्प्लीमेंट आपके लिए करेंगे। तब तो लीगल मैरिज किया नहीं है नहीं, लीगल मैरिज नहीं, वो रिकॉग्नाइज्ड है कस्टम से, लेकिन अब वो कोर्ट डिसमिस करती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के काफ़ी अच्छा जजमेंट आया था कि फैमिली कोर्ट एक्ट तो सेक्युलर अधिनियम है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट,
उसमें कहीं रिलीजन का नाम नहीं लिखा है कि कौन कौन आ सकता है। तो सेक्शन 7 के तहत आप फाइलिंग कर सकते हैं। कोर्ट में आपको कस्टम अपना प्रूव करना पड़ेगा कि आप पे कस्टम में ऐसा ऐसा प्रथा है, और तब कोर्ट उसको डिक्लेयर कर सकता है कि आपको हम डिवोर्स दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कस्टम को ही इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट को भी आना पड़ रहा है इस सेक्शन 7 के हवाला देते हुए। तो कोर्ट में एक नया चीज़ आया कि कस्टम को पालन कराने के लिए भी आप फैमिली कोर्ट का अगर हम बात करें तो आप सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर कस्टम उधर नहीं पालन अगर हुआ तो कोर्ट के माध्यम से इस तरह से भी एक रास्ता निकल के आया। तो इन अ वे जो भी कस्टम है, अगर हमारे समाज के लोग नहीं पालन कर रहे हैं या करें या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक सिचुएशन ही, चूँकि डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा है, कैपिटलिज्म इस तरह से बढ़ रहा है कि वो शहरीकरण हर जगह होते चला जा रहा है, तो कस्टम को कहीं ना कोई कुछ लोग छूटते चले जा रहे हैं। तो ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसलिए कहा भी था क्योंकि लॉ से ये रिकॉग्नाइज्ड है कि ऑब्वियसली आपके डीएनए से आप ट्राइबल हैं। अगर आप आज भाषा भूल गए तो आपके बच्चे भाषा सीख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पीढ़ी जो है वो ट्राइबल खत्म हो जाएगी। तो कस्टम पालन करना भी एक आवश्यक स्थिति है, और ये भी हम नहीं कह सकते कि अगर कस्टम एक व्यक्ति नहीं पालन कर रहा तो वो समाज को बिलोंग ही नहीं करता। अब बीच में मिसिंग हो सकता है, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और केसेस हैं जो कस्टम से गाइड हो और कोर्ट में उस पर जजमेंट आया हो या अभी ट्रायल चल रहा हो। देखिए, एक ज्वलंत बात अगर मैं बात रखूं आपके सामने, बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट आपके लैंड लॉस के संबंध तो सीएनटी के कई सारे आए रहे हैं, और इसमें महिलाओं को सस्टेनेंस राइट दी जाती है कि आप प्रॉपर्टी आप अपने नाम पर नहीं रख सकते, आप जब तक है उस पर जी खा सकती हैं, लेकिन बेच नहीं सकती हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कस्टम को रिकॉग्निशन मिली हुई है, इसलिए कोर्ट भी कई सारे ऐसे जजमेंट्स भी दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए, इनफैक्ट अगर बहुत बारी बात होता है कि आदिवासी अगर क्रिश्चियन बन गया तो वो आदिवासी नहीं, तो लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो करें, आप तो ट्राइबल हैं तो आप हैं। और इसी मुद्दे पे एक आया था, बहुत पहले एक जजमेंट आया था मधु किश्वर करके, बस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें मुझे ध्यान पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत में दायर की गई थी कि वंस सक्सेशन एक्ट के तहत में हम सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं किसी के देहांत के बाद, ताकि उनकी प्रॉपर्टी को हम सक्सेसर के तौर पे उसको अपने आप में ले सकें। तो उसमें कोर्ट में यही बात आता है कि ट्राइबल्स अपने कस्टम से गाइड होंगे। कस्टम आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा कि आप कैसे आपके यहाँ सक्सेशन चलता है, क्योंकि वो अधिनियम आप पे लागू नहीं है, आप कोई भी रिलीजन के हो। तो वो भी एक आयाम आया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड भी किया कि अगर आपका कस्टम है आप उसी से गाइड होंगे ये ऐसे सक्सेशन के मुद्दों में। और उसके अलावा अगर और एक केस की अगर हम बात करें तो केस नहीं बल्कि अधिनियम की हम बात करते हैं। ये झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, और सोचने वाली विषय जो मैं अपने आप में भी कई बार सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर बैल को काटने का प्रथा है हर 10 साल में, जैसे खूंटी जिला में अगर है कि बैल को काट के पूजा की जाती है, अब वो प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है, सालों नहीं बहुत मतलब ज़माने से वो सदियों का प्रथा को एक कानून में 2005 में आता है बोवाइन अधिनियम, उसमें ऑक्स वर्ड जोड़ दी जाती है। अब आप ये सोचिए कि अगर ऑक्स को भी अगर कोई पूजा के लिए भी काटा जा रहा है तो वो काउ स्लॉटर एक्ट में उसमें उनको जेल हो जाती है। तो जो अपना कस्टम को पालन कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इनकन्सिस्टेंट है, जो कि आज तक शायद चैलेंज नहीं हुआ और कोई आगे शायद अभी तक नहीं आए हैं। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिसका रिलीजन और या कस्टम उनको प्रथा वो सिखाया सदियों से करने आने का, तो एक तरह से उनका पूजा करने का भी अधिकार छिन गया। अब ये एक गंभीर विषय है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में कि जो अगर कोई कस्टम इस तरह से उस सुदूर एरिया में पालन हो रहा है तो वो एक ऐसा भी नहीं है कि एवरी डे दे आर किलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट टू फॉलो द कस्टम। हाँ, ये तो मेरा ख्याल से हिंदुओं में के रीति रिवाज में भी कई जगह है जहाँ बलि दी जाती है। जैसे हाँ रजरप्पा ही है, अगर हम वहाँ बकरे कटते हैं तो कोई भी उसको भी रोक सकता है। भैंसे की बलि दी जाती है। मॉब लिंचिंग के कुछ मामले आए थे पिछले दिनों, उसमें एक आध केसेस के आपने भी पैरवी की थी। इसमें एक आध केस मैंने किया हूँ, और एक आकर के थोड़ा सा मैटर डाइवर्ट हो गया मैं कह सकता हूँ। गुमला के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिएगा तो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये मुद्दा बड़ा ज्वलन भी है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि गुमला में एक कुछ जात होते हैं जो कि मरे हुए गायों को खाने का प्रथा है। वो एक वहाँ पर प्रथा सालों से चल रहा है। वो एक कम्युनिटी ही उस चीज़ के लिए बनी हुई है। ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है। और वाकई में वहाँ पर शायद एक जो ओनर था गाय का, वो व्यक्ति ने ही शायद इनवाइट किया था कि हमारे गाय का ऐसा तबीयत खराब है, और मतलब जो सच्चाई हम लोगों को पता चला। और उस स्थिति में जब उन्होंने अपना कार्रवाई आगे बढ़ाया तो फिर काफ़ी 2-3 गाँव से उठ करके वहाँ मारकाट हुआ।
बहुतों को चोट लगा और दोनों साइड से एफआईआर वगैरह भी हुई और कुछ लोग जेल भी चले गए। तो अब ये एक अभी भी एक मुद्दा आता है कि वेदर दिस काइंड ऑफ कंडीशन शुड बी परमिसिबल इन द आइज ऑफ लॉ और नॉट, कि जिनका वो प्रथा ही है, वो कस्टम, वो कम्युनिटी उसी बात के लिए जानी जाती रही है, तो अब उनका अस्तित्व मिटाने पे एक कुछ हालांकि थोड़ी सी उसमें मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं इसको, या मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसके स्वरूप बदल दिए गए। पत्थलगड़ी का मामला भी कुछ वैसा ही था, जो खूंटी के इलाके में, जिसमें सैकड़ों लोगों पर राजद्रोह के मामले दर्ज करा दिए गए। देखिए, मैं एक बात इसमें स्पष्ट अभी पहले भी कहा कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय के संघर्ष करने के तरीके और अभी के तरीके में थोड़ा फ़र्क होने की आवश्यकता है। पहला, क्योंकि भारत का संरचना, जो ये प्रभुसत्ता जो भारत को मिली है इतने सालों के बाद, आज़ादी के बाद, उस संरचना को हम तोड़ते हुए कुछ चीज़ को मांग नहीं कर सकते। पहला। दूसरा चीज़ मुझे समझ में आता है कि अगर अंग्रेजी पढ़ करके कानून सबको समझ में आता तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं है। कानून का संरचना है जो एक स्वेटर की निटिंग की तरह है, एक रस्सी हर जगह जुड़ी रहती है। तो 4 लाइन पढ़ करके अगर वो आप कानून जिसको समझ रहे हैं, लेकिन आप अगले लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो इसको बोलने का औचित्य यह है कि 5वीं अनुसूची का जिस तरीके से व्याख्या किया गया है, उसमें कुछ जगह मुझे लगता है 10% और जानकारी की आवश्यकता लोगों को है, और वो अधूरे ज्ञान का एक परिणाम था। वो परिणाम मैं कह सकता हूँ, कुछ 10% और अधूरा जो था उसको ज्ञान अगर शायद मिलता तो प्रारूप कुछ और हो सकती थी। क्योंकि अगर पत्थलगड़ी का जो प्रथा तो अपना समाज का उनका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मांग की जा रही थी कि 5वीं अनुसूची फलना फलना लिखा गया है, तो वो अगर पढ़ेंगे उस चीज़ को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से थोड़ा भिन्न है। और यही चीज़ हमारे लोगों को समझने की कुछ क्षेत्र में आवश्यकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को विलोपित करके ही तो भारत का संविधान आया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में जो लिखा था उसका एकदम हूबहू प्रारूप 5वीं अनुसूची में नहीं मिलता है। उसमें वही लिखा गया है कि जो कानून बनेगा उसमें गवर्नर के पास पावर होगा मॉडिफिकेशन एक्सेप्शंस करने का। तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि जो लॉ बन रहा है वो स्वतः इम्प्लीमेंटेबल है, गवर्नर उसको हटा या मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ और था कि पार्शियली और शेड्यूल्ड एरियाज को कंप्लीटली गवर्नर के हाथ में दिया गया। जब तक वो कानून पारित ना करे वहाँ लागू करने के लिए, तब तक लागू नहीं होगा। तो ये दोनों में जो विरोधाभास हमको समझ में आता है वो उसी चीज़ का परिणाम है आज के तारीख में। तो इंटरप्रिटेशन का कहीं ना कहीं एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि लोग आपस में, देखिए, अगर हम लोग भी अगर एडवोकेट हैं, कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो हम अपनी इंटरप्रिटेशन कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। वो प्रेजेंट अगर जो करते हैं, अगर कोर्ट को वो मानने लगता है और वो अफर्म करते हैं तो वो जजमेंट कहलाता है। और वो प्रेसिडेंट बन करके बाकी आगे आने वाले दिनों में और भी अगर वैसे केसेस आते हैं तो उसके लिए वो प्रेसिडेंट कहलाता है। तो ये जो डिस्कशन, जो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वैसा इंटरप्रिटेशन आया था पहले समाज से, तो जब तक कोर्ट उसको अफर्म नहीं करेगा तो आप उसको कानून तो नहीं मान सकते। तो अगर ये टेस्ट अगर हम कोर्ट में कराने के लिए जाएंगे तो उसका उदाहरण अभी जो मैंने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का और 5वीं अनुसूची का आज का संरचना में, दोनों में भिन्नता है। इसलिए हमारी कुछ इलाकों में कोल्हान अलग एक देश की भी मांग उठने लगती है। कुछ ऐसा ही बात है। एक छोटा सा वक्त हुआ ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं, बात करते हैं कुछ और मामलों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाषिस रसिक सोरेन। हम उनसे ब्रेक पर जाने से पहले कस्टमरी लॉ की भी बात कर रहे थे और कुछ ट्राइबल की संगठन के बीच में जो संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के कुछ भ्रांतियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें राजद्रोह का मामला कहा जाता है। झारखंड में बड़ी संख्या में लोगों पर राजद्रोह के मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का या वर्जन भी आया था कि अब उन्हें खत्म किया। क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, एजिटेशन करना, मैंने अभी भी कहा कि एजिटेशन करना, अपनी बातों को रखना, यही एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। जब तक जनता से सवाल ना उठ के आए तब तक वो कानून उस तरीके से बन भी नहीं पाती। तो वो बस वही है कि एक लिमिटेड कंट्रोल वे में चीज़ों को करने की आवश्यकता है, ना कि ऐसा समस्या उत्पन्न हो कि आगे आने वाले दिनों में समाज में ही बहुतों की मौत हो जाए या कुछ और संरचना गड़बड़ हो या कानून के पचड़े में वो पड़ जाए। तो ये मांग जो भी आती है, तो हमको लगता है कि जब चुन के एमएलए और एमपीज भी अगर आते हैं तो उनकी भी कर्तव्य बनते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उस सब चीज़ों को चर्चा में और अवेयर करा करके उस मुद्दों को आगे लाना। अगर उनको लगता है कि वो मांग गलत आ रही है तो बैठक करके उनसे एक प्रॉपर एक डिस्कशन होना चाहिए कुछ लोगों से। लेकिन ये कम्प्लीटली जो मुझे लगा पत्थलगड़ी के टाइम में जो छोड़ दिया गया
कि जो आप मांग कर रहे हैं करते रहिए, हम तो कुछ आपको बताने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है वो बड़ा गलत था। आज ही अगर डीएलएसी के हमने थोड़ी ये देर पहले छेड़ने बात की की। कोशिश नहीं की गई, शायद ऐसा भी है कि लोगों को लगा कि अगर हम छेड़ेंगे तो बात बहुत और छिड़ जाएगी। देखिए, मांग कहीं हो रही है तो डिस्कशन के लिए ही पॉइंट है ना। अगर किसी से मांग रहे हैं, मांग किस चीज़ से है, किसी अगला पार्टी से मांग रहे हैं, यानी कि आप डिस्कशन पे आ रहे हैं। अगर नहीं मांगते तो फिर वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वार्तालाप करने की जो स्थिति अगर खुल सकती है तो मुझे लगता है चीज़ों को अच्छे से पुट अक्रॉस कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कस्टम को रिकॉग्निशन, लॉ तो कहता है कि आपका कस्टम को मानेंगे, लेकिन अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो भी लोकल कानून बनने हैं और आगे बन सकते हैं, उस पे भागीदारी कितने आ रही है, शायद इसी कारण कि ये सारी चीज़ें सवाल उठ के आती है कि वो बहुत सी चीज़ें नहीं दिख पाती हैं उधर। उदाहरण के तौर पे अभी झारखंड सरकार ने जो कोर्ट फीस एक्ट पारित करा, एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि झारखंड में जब भी कानून बनेंगे तो आप जो एक्चुअल में उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएंगे। अगर आप कोर्ट फी एक्ट देखिएगा तो इतना ज़्यादा अभी कोर्ट फीस लगाने की बात रखा, तो अब आप सोचिए ज़मीनें केस लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर ज़मीन छीन गया जिनका और वो केस दायर करना चाहेगा तो वो तो कोर्ट फी ही देने में अभी गांव के लोग सक्षम नहीं रहेंगे, तो फिर न्यायालय में उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि न्याय शुल्क दे करके ही पिटीशन दायर होती है। अब वो न्याय शुल्क इतना ज़्यादा अगर आप बढ़ा देंगे, ये सोचते हुए कि अब हम 22वीं सदी में जी रहे हैं, तो 22वीं सदी तो है लेकिन गांव तक वो 22वीं सदी पहुंची नहीं है। वो अभी भी 18वीं सदी में तो 18वीं नहीं, हम तो कहते हैं शायद 16वीं सदी हो सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि वो कोर्ट फी जो है पूरे झारखंड में एक समान लागू करना, ये एक अलग सोचने का विषय है। जो रांची के कॉन्टेक्स्ट में, जो रांची में रह करके काम काज करके खर्चा वहन कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा शायद कमा पाएंगे अपने गांव के लोगों के मद्देनज़र रखते। तो इसलिए हमको लगता है अगर ये कानून लाना भी था तो कुछ जिलों को छोड़ करके या फिर कुछ जिलों के लिए अलग निकालते, कि पूरे झारखंड में एक ला के खड़ा कर दिया गया कि पिटीशन इतना दायर कीजिएगा तो फलना कोर्ट फी जाएगा। एक बहुत बड़ा सोचने का विषय आज के तारीख में मुझे लगता है झारखंड सरकार को दोबारा से सोचना चाहिए इस विषय में। जी, ये एक पेशा नियमावली की जो एक कमेटी बनी है उसकी 2 बैठकें भी हो चुकी है। क्या लगता है कि हम पेशा नियमावली को अंतिम स्वरूप दे पाएंगे और अब झारखंड में जो पेशा कानून लागू करो की जो मांग होती रही है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इस पे लोग तो कार्यरत है ही, जैसे सुनने में आता है, और हम लोग भी कुछ जगह पार्टिसिपेट किए मीटिंग्स में और ड्राफ्ट हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन मुद्दा ये निकल के आता है कि जब एक एनेबलिंग प्रोविज़न जो अधिनियम से निकलता है कि एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाती है वहाँ से एनेबलिंग प्रोविज़न से कि आप रूल्स बना सकते हैं, तो रूल्स की जो संरचना होती है वो पेशा के तहत बनने का है और इसी बात के लिए लोग कार्यरत हैं अभी, जो हम लोग ने ड्राफ्ट में देखा और मीटिंग जो हुई पीछे। लेकिन इसमें एक मुद्दा ये आता है कि JPRA 01 जो बना हुआ है वो पेशा के अनुकूल है या नहीं, या कस्टम के अनुकूल है या नहीं, ये अभी भी एक ग्रे एरिया है जहाँ पर संशोधन की मुझे लगता है पर्सनली कि रिक्वायरमेंट है। और JPRA 01 जब तक प्रॉपरली अमेंड नहीं होगा तो रूल्स बनेगा भी तो उतना वैसा प्रारूप शायद ना मिल पाए, क्योंकि 6ठी अनुसूची के तहत में जो पावर का विभाजन दी गई है, जो सेक्शन 4O बताता है, और धारा 4 जो पेशा का है, तो वो बताता है कि क्या क्या प्रावधान को ध्यान में रखते हुए वैसे शेड्यूल्ड एरियाज़ में आपको अपने कानून की संरचना देनी है। तो ग्राम सभा को जो ताकत दी जा रही है वो एक शायद वो कस्टम को बचाने के लिए ही ये ताकत दी गई है। वो कस्टम इसलिए बचेगा क्योंकि वो एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे कनेक्टेड है सारी चीज़ें कि अगर हम माइनिंग की अगर हम बात करें, मान लीजिए बालू खनन की बात, अगर कोई गाँव क्षेत्र में अगर रिवर बह रहा है और सदियों से वो पानी को यूटिलाइज करके अपना जीविका चला रहे हैं, तो उनको पता है कि मेरा सामान को हम कैसे बचाएं, मेरी नदियाँ कैसे बचेगी, मेरे जंगल कैसे तो बचेंगे। वैसे स्थिति में वो बताएंगे। खनन देखिए टेक्निकलिटीज़ तो है ही है, और ऑनरेबल NGT के द्वारा भी दिया गया है कि 3 फीट से नीचे आप खनन बालू का एक समय नहीं कर सकते हैं, ताकि रिवर बहेगा तो फिर बालू की जमावड़ा होगा तब फिर उठाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें टेक्निकलिटीज़ आप प्रारूप बताइए समाज में, और वो लोग ये डिसीजन ले कि नहीं हम लोग को इतना देना इतना नहीं देना है, तो वो समाज जिस जगह में रह करके, भौगोलिक क्षेत्र में रह करके जीविका चला रहा है, तो उसको बचाने की वो ज़्यादा चेष्टा करेगा। लेकिन जो सामाजिक संगठनों की तरफ से, टाना भगतों की तरफ से जो पिछले दिनों उन लोगों ने तो DC आवास, DC कार्यालय को हफ्तों तक घेरे रखा, बंद रखा, लेकिन जिस तरह की बात अलग अलग संगठनों की तरफ से पेशा को लेकर के आती है, और सबकी अपनी अपनी दलील है, पूरी पेशा पढ़ने पर भी आपको लगेगा कि पता नहीं ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक रूपता वाली नियमावली बनाई जा सके? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं इस तरीके से आपको दे पाऊँगा। नोटबंदी जब हुआ था तो कोई सोचा नहीं था कि 2000 के नोट इस तरीके से आएंगे, नोटबंदी इस तरीके से होंगे, या फिर डिजिटल इंडिया जो आज हुआ पेटीएम के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन पेमेंट और स्कैनिंग पेमेंट के माध्यम से, ये शायद कोई प्रारूप इतना जल्दी सोच नहीं पाया था।
कि लगे शायद भारत को आने में समय लगेगा। तो एक डिसीजन लेने की बात है। अगर प्रैक्टिकल तो साउंड उस समय भी ये सब चीज़ें नहीं की गई थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो गई तो लोग को पालन कराया गया कानून के माध्यम से। जब कानून, क्योंकि भारत में देखिए हम, मुझे लगता है लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम लोग हैं आज के तारीख में, तभी इन सब चीज़ों को उतना विरोध होने के बावजूद भी पालन आज हर कोई करने लग गया। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, स्कैनिंग करके पेमेंट कर रहे हैं। इवन गांव के क्षेत्र, इवन रिक्शा वाले के पास भी आज के तारीख में। तो इस तरह से समाज बढ़ रहा है, गतिशील है। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर ये कानून लग जाए तो क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा या नहीं होगा, तो आप इसका आंसर ये भी ले सकते हैं हमसे कि जो प्रारूप पहले था, बहुत साल तक उसको लिपिबद्ध नहीं की गई, उनके पावर्स को रिकॉग्नाइज नहीं की गई, इसी कारण से वो पालन में नहीं हो सकी। पालन नहीं होते रहा तो बहुत साल बीत गया। 96 में बनी है पेशा, और उसके बाद 2001 में JPRA 01 आया। तो उसके इतने सालों में आज तक पालन ही नहीं कर पाया ग्राम सभा, वो ताकतों को रिकॉग्निशन नहीं मिला, तो वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाया। अगर वो कानून बन जाए तो उसको प्रैक्टिस में लाना उनके लिए अनिवार्यता भी बनेगी, और वो अपना गांव को उस तरीके से बचा करके चलेंगे। और इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ भी तो है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो आज अगर खनन तो हम चाहें तो 10,000 kg नीचे से निकाल के ऊपर ले आएँ, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर्पस ही यही है कि आप समाज में हर किसी का काम बने, आप जिस जगह से निकाल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए निकालें। वो लंबे समय तक इसमें यही चीज़ देखने को मिलता है। अगर घाटों माइनिंग की अगर हम बात करें, मैं चूँकि उस केस में था भी एक बीच समय में, तो कुछ लोगों का अपना खतियानी ज़मीन है, कितना माइनिंग लीज मिला है वो गाँव वाले तो देख नहीं पाएंगे। अगर ये एम्पावर्ड रहते पहले से, वो सारी चीज़ें चेक कर पाते, सरकार को भी प्रतिबद्ध रहती ये करने के लिए। लेकिन अगर घाटों माइनिंग में अगर कुछ लोगों ने अगर गलत जगह माइनिंग कर दिया, अब वो इतना गड्ढा हो चुका है आज के तारीख में। अब हमारे समाज के लोग, कुछ लोग टाइटल सूट फाइल कर रखे हैं। टाइटल सूट जीतेगा भी अगर मान लेते हैं तो क्या गड्ढा में जाके रहेगा? तो एक विषय ये है, ज़मीन तो आपको स्वामित्व दे सकती है, लेकिन ये जो माइनिंग होकर के जो नीचे चली गई, इसमें भी हालांकि कानून है उसको रिस्टोर करने का, लेकिन कितना तरीके से चीज़ें बदलते जा रही हैं हमारे गांव क्षेत्र में। और ज़्यादातर अगर हनन हो भी रहा है तो गांव साइड से ही हो रहा है। तो मुझे लगता है ये पेशा अगर आता है तो ग्राम सभा को ताकत मिल सकेगा अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूटिलाइज करने का, एक सस्टेनेबल ग्रोथ देने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटी देने का, और कैपिटलिज्म जो बीच में है एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। गांव के लोग अनपढ़ ज़रूर हो सकते हैं बाहरी शहर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो समृद्ध हैं अपने गाँव में। अगर वो नहीं भी पढ़े हैं तो उनको पता है कि अपना समाज चलाना कैसे। शायद इसी कारण से समाज इतना दूर तक आ भी पाया। जब भारत आज़ाद नहीं था तो क्या उस समय वो अनपढ़ थे? ऐसा तो नहीं था। तो इसलिए पढ़ाई से इसको रिलेट ना किया जाए कि गाँव वाले पढ़ें कितना है। बात ऐसा है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट को कैसे दे पा रहे हैं, वही संरचना शायद पेशा में लाएंगे तो उस पावर उनको जब दी जाएगी तो हर चीज़ बराबर तरीके से। एक अपीलिंग अथॉरिटी को लेकर के कुछ जो DC को अपीलिंग अथॉरिटी बना दिया गया है, तो उसको लेकर के कुछ लोगों के असंतुष्टि है, कह सकते हैं, नाखुश हैं इस मामले को लेकर। नहीं, देखिए इसमें ड्राफ्ट 2-3 प्रकार के हैं, मैं उस पर कमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए ग्राम सभा अगर कोई चीज़ को डिसअप्रूव करता है तो उसमें कोई अपील करने की गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए ऐसा नहीं है ना, आर्बिट्ररी तरीके से ऑब्वियसली लैंड के मामले में, हाँ, लैंड एक्विजिशन की बात करना चाह रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन, देखिए इसमें सेक्शन 40 या 41 लैंड एक्विजिशन अधिनियम 2013 में खुद ही निहित है कि अगर शेड्यूल्ड एरिया में अगर आपको लैंड एक्वायर करना है, इट शुड बी एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इट शुड बी अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब सब चीज़ से ख़त्म हो चुका होगा तब जाकर शेड्यूल्ड एरियाज में लैंड एक्वायर करने का प्रावधान दी गई। यही लाइन ही यूज़ किया गया। तो जब अधिनियम में अगर लिखा है तो और भी तो ज़मीन है एक्वायर करने के लिए, सिर्फ उसी क्षेत्र में क्यों? सवाल ये भी आता है। अगर वहाँ होना भी है तो एक प्रथा दी गई है कि इस प्रकार से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। और इस पे अगर आप ध्यान करें, 3-4 साल पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कुछ का अगर एजुकेशन सेक्टर के हैं तो उन सब चीज़ों में SIA कराने की मांग को हटा दी गई थी, वेव ऑफ कर दी गई थी। तब एक मुद्दा निकल के आता है कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर खुलेंगी तो वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल बच्चे तो वहाँ पढ़ेंगे नहीं, उस तरह के वो पढ़ाई, वैसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट आप क्यों इवेड करना चाह रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हम लोग देखिए एज एन एडवोकेट हम भी समाज के एक पार्ट हैं, और हम लोग का सोचने और सोचवाने का भी एक तरीका, और हम लोग चाहते हैं कि समाज भी इस विषय में अपना चर्चा करे। क्योंकि अगर कोई भी कानून बनती है तो आप एक सेक्टर को सोच के नहीं बना सकते। एजुकेशन लाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप किसी समाज को धराशायी करके एजुकेशन वहाँ बैठा देना ताकि बाहर के लोग आके पढ़ सकें, ये मुझे लगता है इसमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप किसी का ज़मीन पे अगर बनना है
तो उनकी भी चिंता उतनी बराबर तरीके से हो, और कानून में ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और चूंकि हम उन सब चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं या लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, एक आखिरी सवाल मेरा, इस शो का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। सोसाइटी को किस तरह से आप रिटर्न देना चाहेंगे? आप जिस फील्ड में हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे अपने सोसाइटी को? मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं अब आपके टीवी चैनल में बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन इस बात को मैं रख सकता हूँ ताकि जनता तक बात जाए ज़रूर। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बारी गांव क्षेत्र में बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्ट जाने से बहुत खर्चा होता है। नो डाउट अभी कोर्ट फीस एक्ट तो निकल ही गया है, वो एक अलग विषय है, तो कोर्ट फी। अधिवक्ता जो फीस लेता है वो एक अलग अलग मापदंड होते हैं, उस पर क्लाइंट से क्लाइंट अपना रिलेशन होता है। लेकिन हमारे ऑफिस में और हमारे टीम और जो भी एसोसिएट्स वगैरह हैं, हम लोग प्रतिबद्ध हैं वैसे लोगों को भी मदद करने के लिए। इनफैक्ट अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर्स होते हैं तो हम लोग मदद करते हैं। वैसे गरीब लोगों को अगर उनका वो अफोर्ड कर पाते तो हम लोग उनको असिस्टेंस देते हैं। इनफैक्ट ऐसे सरकार साइड से तो आता ही है, DLSA है और भी लीगल एड कमिटीज़ हैं, वो लोग अपना देते हैं। लेकिन प्राइवेट साइड से अगर हमारे पास आते हैं तो हम लोग मदद करते हैं। और इसी कारण से भी शायद मैं जुडिशियल ऑफिसर का नौकरी को छोड़ने का एक जो इंस्पिरेशन है, वो डिसीजन, उसमें ये भी एक रीज़न था। तो इसी कारण से हम अपने समाज में लोगों को मदद कर रहे हैं, और समय निकाल के ये जैसे पेशा की अगर हम बात करें तो उसको भी अध्ययन कर रहे हैं और समाज तक अपना ड्राफ्ट को पहुंचाने की कोशिश में है, ताकि कोर्ट का जो केस चल रहा है उससे पहले अगर ये रूल्स बन जाता है और सही तरीके से बन पाता है तो समाज का भी कल्याण होगा। और हम लोग को भी एक खुशी मिलेगी कि अगर जिस समाज से उठ करके हम लोग पढ़ के इतना अभी इस लायक बन रहे हैं तो समाज को भी हम लोग अपने रिटर्न कुछ दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद इसीलिए मैंने आपको इस शो में लाने की ये ज़रूरत की, ताकि लोग ये जान पाएँ कि हर चीज़ महंगी नहीं होती, हर चीज़ पहुंच से बाहर नहीं होता। कुछ चीज़ों को जानने या अगर आप उन तक पहुंच जाते हैं तो वो आपके ज़रूरत के, आपके फ़ायदे के हो जाते हैं। सुभाषिष रसिक सोरेन एक ऐसे ही अधिवक्ता है जिन्होंने कई मामलों की पैरवीकार की है और उस मामलों में सोसाइटी को ध्यान में रखा है, कम्युनिटी को ध्यान में रखा है, ना कि अपने पेशे को, ना ही पैसे को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिष जी इस शो में आने के लिए। आप भी इनसे मुखातिब हो चुके हैं, कभी आपको भी ज़रूरत पड़े तो इनसे बेशक कांटेक्ट करिएगा और इनसे सजेशन लीजिएगा या इन्हें अपने मामलों में शामिल करिएगा। तो इस शो में, आज के शो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी खास मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।